हेलो स्टूडेंट्स। कल हमारा एग्ज़ाम है, जैसे कि हम सबको पता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपियोइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसेप्टर, स्पेसिफिक रिसेप्टर, साइट, मोड ऑफ एक्शन इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे पास, हमें पता है ओपियोइड्स की अगर बात करें तो जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम कैनाबिनॉइड्स की बात करें तो इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। देन मोड ऑफ एक्शन पूछा है कि मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, तो ओपियोइड्स जो है वो एज अ डिप्रेसेंट एक्ट करते हैं, डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करेंगे। एंड कैनाबिनॉइड्स डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं और आपके न्यूरो सिस्टम पर एक्ट करेंगे। तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं। देन हमारे पास क्या आता है, इसी की एक दूसरी फॉर्म मैंने यहाँ पर प्रेजेंट करी है। तो क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आते हैं, किसी टॉपिक पे आते हैं, बट लेकिन क्वेश्चंस की फॉर्म डिफरेंट हो जाती है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन की फॉर्म डिफरेंट हो, बट आपको इन टॉपिक्स पे से क्वेश्चंस जो है वो जरूर देखने को मिलेंगे। तो नेम द रिसोर्सेज, नेम द सोर्स प्लांट ऑफ हीरोइन। हीरोइन का सोर्स प्लांट बना हुआ है। हीरोइन का सोर्स प्लांट क्या हमारे पास, ओपियोइड्स है। ऑब्टेन्ड कैसे हो रहा है, ओपियोइड्स हमें पता है कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, मॉर्फिन की एसिटाइलेशन से, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन ड्रग के एसिटाइलेशन से ये ऑब्टेन्ड होते हैं। राइट द इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन ऑन द ह्यूमन बॉडी। अगेन मॉर्फिन में ओपियोइड्स जो है वो डिप्रेसेंट होते हैं, बट यहाँ पर हीरोइन का आपको पूछा है, हीरोइन का इफेक्ट बताना है। तो हीरोइन जो है वो ये ओपियोइड्स की कैटेगरी है, तो हीरोइन भी आपकी एक तरह से डिप्रेसेंट या सेडेटिव ड्रग की तरह एक्ट करती है, सेडेटिव ड्रग की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेम द सेल HIV गेन एंट्री इनटू आफ्टर इन्फेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करने के बाद HIV किस में एंट्री लेता है, मैक्रोफाजेस सेल में एंट्री लेता है। एंड देन पहले वो इन्फेक्ट करता है मैक्रोफाजेस को, एंड देन वो किस में एंट्री लेता है, आपके हेल्पर T सेल्स में वो एंट्री लेता है। एक्सप्लेन द इवेंट दैट अकर इन दीज सेल्स। इन सेल्स के अंदर क्या क्या इवेंट हो रहा है उसको हम यहाँ से समझते हैं। ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसी से ये आपका क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, बेसिकली आपका रेट्रोवायरस है जो कि RNA जीनोम में जिसके पास एंटर कर रहा है एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर एंटर करने के बाद RNA क्या फॉर्म करता है, DNA, एक प्रोसेस से जिसको हम बोल रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम यूज हो रहा है वो क्या है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। देन ये जो आपका DNA है ये एंटर करेगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जब DNA होस्ट का DNA रेप्लिकेट करेगा तब ये वायरल DNA भी रेप्लिकेट करेगा एंड अल्टीमेटली RNA प्रोड्यूस करवा देगा। अब जो RNA प्रोड्यूस हुआ है वो अपने अराउंड कोटिंग बना लेगा, कवरिंग कर लेगा, प्रोटीन की कोटिंग हो जाएगी एंड देन न्यू सेल्स को इन्फेक्ट करने जाएगा आगे। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है हमारे कि HIV किस तरह से इन्फेक्ट कर रहे हैं सेल्स को। तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन वही है कि कहाँ पे एंट्री ले रहा है HIV आपका, मैक्रोफाजेस को इन्फेक्ट करके हेल्पर T सेल्स को इन्फेक्ट करता है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है कमेंट ऑन द, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। B पार्ट रह गया इसका, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये है हमारे सेकंड का B पार्ट। मेंशन द जेनेटिक मटेरियल B HIV रिलीजेज इनटू द सेल। तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा रिलीज हो रहा है, RNA। एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, शो विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट ओनली द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन ह्यूमन। और इसी की दूसरी फॉर्म है कि प्लाज्मोडियम एंट्री किस फॉर्म में ले रहा है,
एंड डिफरेंट स्टेजेस बताने हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो हमें पता है कि जो हमारा प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम दो तरह से, दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है, एक मॉस्किटो में और दूसरा आपका ह्यूमंस में। तो हमने इसकी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है सिर्फ ह्यूमंस के केस में। तो क्या होता है कि जैसे ही इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है नॉर्मल पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को बाइट करने के बाद वो रिलीज करता है स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स जो है वो लीवर में जाते हैं, लीवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करने के बाद वो बर्स्ट हो जाते हैं। देन वो आरबीसी में एंटर कर रहे हैं, आरबीसी में वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एंड देन बर्स्ट हो रहे हैं। जब ये बर्स्ट होते हैं तो ये केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोजोइन बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सिम्टम्स के लिए। सिम्टम्स जैसे कि आपका फीवर हो गया, चिल हो गए, शिवरिंग हो गया, तो ये सारे सिम्टम्स जो है ये अपीयर होते हैं। देन जैसे ही वो बर्स्ट हो जाते हैं तो कुछ सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो सेल्स कौन से प्रोड्यूस होते हैं, हमारे गैमीटोसाइट्स। ये जो गैमीटोसाइट्स है ये मेल और फीमेल गैमीटोसाइट्स हो सकते हैं। गैमीटोसाइट्स प्रोड्यूस हो गए। अब इसके बाद ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये तो हो रहा है ह्यूमंस के अंदर, बट जब ये गैमीटोसाइट्स आपको कोई नॉर्मल मॉस्किटो जो है, जो इन्फेक्टेड नहीं है, वो इस पेशेंट को, इस पर्सन को क्या कर लेता है, बाइट करता है, तो इसके ब्लड से ये गैमीटोसाइट्स टेकअप कर लेता है। तो इसने टेकअप कर लिए, मॉस्किटो ने गैमीटोसाइट्स को क्या कर लिया, टेकअप कर लिया। अब मॉस्किटो ने टेकअप कर लिया तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो गैमीटोसाइट्स है ये क्या परफॉर्म करेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करने के बाद जो ये आपके गैमीट्स के बाद फर्टिलाइजेशन फॉर्म हुआ है, जाइगोट वगैरह जो बनेंगे वो कहाँ मूव कर जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में। और सलाइवरी ग्लैंड्स में आपका क्या बनेगा, स्पोरोजोइड्स। देन यही स्पोरोजोइड्स फिर आपके किसी और नॉर्मल पर्सन के अंदर बाइट के थ्रू इंजेक्ट हो जाएंगे और यही साइकिल जो है ये चलती रहेगी। तो यहाँ से जो प्रोसेस हो रहा है ये हमारा किसके अंदर हो रहा है, मॉस्किटो के अंदर हो रहा है। तो दो होस्ट के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। देन फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी आपकी बॉडी एंटीबॉडीज जब प्रोड्यूस करती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ओन सेल्स। आपके सेल्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे हो। और पैसिव में आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी मेड एंटीबॉडीज already made antibodies are used। बाहर से ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं वो आप यूज कर रहे हो। इसमें हमें क्या होता है कि कोई भी पैथोजन जैसे ही एनकाउंटर करेगा, एंटर करेगा, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है बॉडी में बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस टाइम पे जब आपकी एंटीबॉडीज बन रही हैं तो वो काफ़ी स्लो बनती हैं। तो यहाँ पे ये एक स्लो प्रोसेस है, बट जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए बनती हैं, इसलिए वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। बट अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में आपका क्या होता है, ये आप बाहर से रेडीमेड ले रहे हो तो ये आपको उसी टाइम जैसे ही आप लोगे तभी के तभी आपको क्या दे देगी, रिस्पॉन्स दे देगी। तो ये आपका फास्ट रिस्पॉन्स होता है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो ये डिफरेंस आता है हमारा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में। आप इसमें एग्जांपल्स भी बता देते हो। पैसिव में जैसे आपको स्नेक बाइट हुआ है तो उसको एंटीटॉक्सिन देना होगा तो आपका पैसिव इम्यूनिटी में आएगा। बाकी किसी डिसीज के अगेंस्ट अगर आप एंटीबॉडीज ले रहे हो तो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी में, आपकी एंटीबॉडीज बन रही है किसी डिसीज के अगेंस्ट तो आपका एक्टिव इम्यूनिटी में बनेगी।
सेकेंड पार्ट आता है कमेंट ऑन द रोल ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, वैक्सीन्स में हमारा क्या होता है, वीकेंड पैथोजन का इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारा वायरस है उसको वीक कर कर हम वैक्सीन्स प्रोड्यूस करा रहे हैं एंड देन वो वैक्सीन्स हम लगवाते हैं, जिसको लगवाने के बाद हमें इम्यूनिटी मिलती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस होती है। तो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं वो इफेक्ट डाल रही हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, हमें इम्यूनाइजेशन मिल रहा है। तो यही है आपका कि वैक्सीनेशन क्या कर रहा है और इम्यूनाइजेशन क्या कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मेडिकली इट इज एडवाइज टू ऑल यंग मदर्स दैट ब्रेस्ट फीडिंग is the best food for their newborn baby. Do you agree? Give the reason. तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अच्छी चीज़ है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, तो क्या आप इसको एग्री करते हो? यस, हम इसको एग्री करते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को IgA नाम की एंटीबॉडीज जो है वो मिलती हैं। IgA नाम की एंटीबॉडीज जो है आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करती हैं, कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है जो फर्स्ट सिक्रीशन होता है मिल्क का, और उससे न्यूबॉर्न बेबी जो है वो इम्यून हो जाता है आपका। सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, वाई ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड, क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? क्योंकि बेबी को IgA नाम की एंटीबॉडीज जो है वो मिल रही है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हमारे पास क्या है, लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ स्पायरुलिना इज हाईली एडवांटेजियस फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, एक्सप्लेन गिविंग 2 रीजन। तो ये क्या कर रहा है, ये जो स्पायरुलिना है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें प्रोटीन प्रोड्यूस करके दे रहा है, और वो भी लार्ज स्केल पर प्रोटीन प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो उसकी हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और हम ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं, आपने 2 वेज बताने हैं जिससे आप ये कल्चर कर पा रहे हो। तो हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, फर्मेंटर्स या बायोरिएक्टर की हेल्प से ये क्या कर रहे हो, लार्ज स्केल पे इनका प्रोडक्शन करवा पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, 7th क्वेश्चन है, नेम द जीनस ऑफ बैकेलोवायरस, व्हाई आर दे कंसीडर्ड गुड बायो कंट्रोल एजेंट। और सेम दूसरा क्वेश्चन है, जीनस बताना है बैकेलोवायरस का आपका, और इसका रोल बताना है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। दोनों ही सिमिलर आपकी फॉर्म है। तो जीनस क्या है हमारे पास, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये क्या है, जीनस है इसका। और ये बायो कंट्रोल एजेंट, गुड बायो कंट्रोल एजेंट क्यों है, क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, सभी टाइप की स्पीशीज पे एक्ट नहीं करता, कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज पे ही एक्ट कर रहा है, नैरो स्पेक्ट्रम है इसका, ठीक है। कुछ ही स्पीशीज पे एक्ट करेगा और उनको किल करने का काम कर रहा है, अदर नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनको इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ पेस्ट को किल करने का काम कर रहा है। 8th क्वेश्चन आता है हमारे पास, साइंटिफिक नेम ऑफ मिथेनोजेंस, मिथेनोबैक्टीरियम जो है हमारा साइंटिफिक नेम है मिथेनोजेंस का। वेयर आर दीज बैक्टीरिया जनरली फाउंड, कहाँ पाए जा रहे हैं, रूमन में, कैटल के रूमन में, यानी कि स्टमक में जो है ये आपके कैटल के पाए जाएंगे। एक्सप्लेन देयर रोल इन बायोगैस प्रोडक्शन, नेम द कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। देन सेकंड क्वेश्चन भी यही बताया है कि आपको बायोगैस का प्रोडक्शन बताना है, ठीक है। तो बायोगैस का प्रोडक्शन हम जानते हैं, यहाँ पर एक इनलेट प्रेजेंट होता है जिसमें हम स्लरी फॉर्म करते हैं। स्लरी किससे बनी होती है, डंग प्लस वाटर से मिलकर बनी होती है। ये जो है फिर आपका किस में एंटर करता है, डाइजेस्टर में एंटर करता है। डाइजेस्टर में हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये डंग प्लस वाटर है जो कि आपकी स्लरी है, प्लस यहाँ पर आपका एक बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया, मिथेनोजन। मिथेनोजन बैक्टीरिया है जो कि इसके ऊपर एक्ट कर रहा है एंड इनको तोड़कर कुछ गैसेस प्रोड्यूस करवा रहा है। जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी क्या है, H2S, CH4, मीथेन, जो कि आगे चलकर आपकी बायोगैस बनाएंगी, और बायोगैस को हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। देन ये जो फिर
बची कुची स्लरी है इसको भी यूज्ड अप करेंगे और इसको हम कहाँ ऐड ऑन कर रहे हैं, आउटलेट चैम्बर में। आउटलेट चैम्बर में आने के बाद ये कहाँ, फील्ड्स में पास की जाती है, जो फार्मर की फील्ड्स होंगी उसमें पास की जाएंगी। वहाँ पे जो सॉइल है उनकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने का काम करेंगी, क्योंकि ये एज अ मैन्योर एक्ट करेंगी। तो ये सारा प्रोसीजर क्या है हमारा, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देन नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आता है हमारे पास, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज पास टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस टिल द वाटर इज रेडी टू बी रिलीज्ड इनटू द नेचुरल वाटर बॉडी। तो यहाँ पे हमें हमारा सीवेज ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना है। सीवेज ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे दो प्रोसेसेस होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में। एक है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट को समझते हैं, बहुत इजी है। दो ही स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, एक फिल्ट्रेशन का स्टेप एंड दूसरा स्टेप होगा हमारा सेडिमेंटेशन का स्टेप। तो एक बार हम फिल्ट्रेशन टैंक में ऐड कर रहे हैं और दूसरी बार हम सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर ऐड कर रहे हैं। जब आप फिल्ट्रेशन टैंक में डालोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वायर मेश प्रेजेंट है, वायर मेश स्क्रीन प्रेजेंट है, जिससे आपके जो फ्लोटिंग डेब्रीज है वो यहाँ पर फ्लोट करके ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है। एंड जो वाटर है, जो लिक्विड होगा, वो सारा का सारा नीचे आ जाएगा। देन इस लिक्विड को, इफ्लुएंट को हम क्या करेंगे, पास कर देंगे सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। अब सेडिमेंटेशन टैंक में हम इसको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे, तो जितनी भी सॉइल वगैरह है, पेबल्स है, ग्रिट्स है, वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। उसको हम बोल देंगे प्राइमरी स्लज, इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर लिक्विड रह गया उसको हम बोल रहे हैं सुपरनेटेड या फिर इफ्लुएंट। नाउ अब ये जो सुपरनेटेंट या इफ्लुएंट है, इसको पास किया जाएगा आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। पहला स्टेप आएगा आपका एरेशन टैंक का। एरेशन टैंक में हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरफ से एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने इनऑक्यूलम ऐड किया। इनऑक्यूलम क्या है, हमारा स्टार्टर है, और यहाँ पर इनॉक्यूलम में आपके बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट है, जिनको हम फ्लॉक बोल रहे हैं। इनॉक्यूलम से ये आया है, फ्लॉक आया है। तो फ्लॉक क्या है, एरोबिक बैक्टीरियाज है, वो एयर को कंज्यूम करेंगे, ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे, और जो सारा का सारा इसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, जो भी वेस्ट होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। देन ये जो बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन का यूज करके, तो ये क्या करेंगे, बीओडी लेवल को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इससे बीओडी लेवल जो है वो इनका डिक्रीज होता जाएगा। देन हमारे पास क्या आता है, एरेशन टैंक से फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, सेटलिंग टैंक में भेज रहे हैं, ठीक है। तो सेटलिंग टैंक में जब आप इसको भेजोगे, तो सेटलिंग टैंक में भेजने के बाद क्या होगा, ये जो आपका जब जो भी बचा हुआ मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर जितना भी था, वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब बैक्टीरिया बचे, एरोबिक बैक्टीरिया, ये सारे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ये जो फ्लॉक है ये यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर कुछ फ्लॉक जो है वो सेटल डाउन नहीं हुए, तो उसके लिए आपका दूसरा टैंक लगाया जाता है, जिसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं। तो ये जो सेटल हुआ आपका पार्ट आया, फ्लॉक्स आया, इनको हम बोल रहे हैं एक्टिवेटेड स्लज। और जो ऊपर था हमारा, वो सारा हमने इस एनारोबिक स्लज में पास कर दिया। अब एनारोबिक स्लज में क्या है, एनारोबिक बैक्टीरियाज है। ये एनारोबिक बैक्टीरियाज आपके फ्लॉक्स को कंज्यूम करेंगे, खत्म करने का काम करेंगे, और बदले में कुछ गैसेस की प्रोडक्शन कराएंगे, जैसे आपका CO2, H2S, ये गैसेस का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, जो कि हमारी फर्दर बायोगैस बनाने में हेल्पफुल होंगी। तो इस तरह से ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है किया जाता है। अब जो वाटर है वो कम्प्लीटली प्यूरिफाई हो गया और वो रिवर्स में रिलीज करने के लिए एबल है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट परफॉर्म हुआ है। देन नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन माइक्रोब्स एज अ
बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स को हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह बताना है। और यहाँ पर दूसरी फॉर्म क्या दी हुई है हमें, ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रेफर्स बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड पेस्ट to the use of chemicals for the same purpose justify, give one reason, bacteria, fungus and an insect that are used as a biocontrol agent। तो ये दोनों में आपने क्या करने हैं, माइक्रोब्स एज अ बायोकंट्रोल एजेंट आपने बताने हैं। तो इसमें आपके कुछ माइक्रोब्स आ जाएंगे जिसमें आप बैक्टीरिया के बारे में बताओगे, जैसे आपका बीटी टॉक्सिन हो गया। बीटी टॉक्सिन के बारे में हमने पढ़ा है, वो क्या कर रहा है, माइक्रोब्स को, पेस्ट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारे ड्रैगन फ्लाइज आ जाएंगी जो कि मॉस्किटोज को कंट्रोल कर रही हैं, और हमारे एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो आपने बायो कंट्रोल एजेंट्स पढ़े हैं माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, उनको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सब माइक्रोब्स एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ 3 सुटेबल एग्जाम्पल। और इसकी दूसरी फॉर्म है हमारे पास, हाउ डज द एक्टिविटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, माइकोरिजा, साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम। यही आपके बायो फर्टिलाइजर्स में एक्ट करेंगे। माइकोरिजा की अगर हम बात करें तो ये क्लोज एसोसिएशन में होती है, किसके साथ एसोसिएशन होता है, फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ ये एसोसिएशन में होंगी। अब ये जो फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स है, फंगस जो है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करके प्लांट को दे रही है, और प्लांट जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो आपका फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करवा रही है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प कर रहा है। तो इसके साथ हमारा माइक्रोब चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल पे। सजेस्ट एंड डिस्क्राइब अ टेक्निक टू ऑब्टेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीस इन विट्रो। द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इन बायोटेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बैक्टीरियम, थर्मस एक्वेटिकस। तो इसमें हमने आपके पहले क्वेश्चन में पीसीआर को एक्सप्लेन करना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हमने 3 प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में जो हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सेपरेट हो रहे हैं, हीट प्रोवाइड करने से 92 to 95 डिग्री सेल्सियस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो सेपरेट हो रहे हैं। एनिलिंग में आप प्राइमर्स का एडिशन कर रहे हो एट 42 डिग्री सेल्सियस, एंड एक्सटेंशन में आप क्या कर रहे हो, जो डीएनटीपीज है यानी कि आपके जो एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन है वो ऐड होते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। इसकी हेल्प से वो ऐड हो रहे हैं आपकी चेन में, चेन एक्सटेंड हो रही है, एंड फाइनली आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये प्रोसेस आपका 73 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर पीसीआर की टेक्निक का आपके पास फंक्शन पूछा है, एम्पलीफाई कर रही है डीएनए को, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करने हैं, और बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस से आपको क्या मिल रहा है, टैग पॉलीमरेज हमें किससे मिलता है, थर्मस एक्वेटिकस से, और ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। थर्मोफिलिक या थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है ये आपका थर्मस एक्वेटिकस। 13th क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेम द सिलेक्टेबल मार्कर्स इन द क्लोनिंग वेक्टर PBR 322, मेंशन द रोल दे प्ले। सिलेक्टेबल मार्कर्स हमें पता है एम्पीसिलिन होते हैं एंड टेट्रासाइक्लिन होते हैं। ठीक है, तो ये 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। ये सिलेक्टेबल मार्कर्स हमें क्या बताते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंशिएट करवाते हैं। Why is the coding sequence of an enzyme beta galactosidase is preferred as a selectable marker in comparison to the one named above? ऊपर वाले से आप ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्यों प्रेफर कर रहे हो, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो मोर रियलिस्टिक है। इसमें हमारा क्या हो रहा है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है इसमें कलर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में हम यहाँ पर सेपरेशन कर पा रहे हैं, प्लेटिंग की बजाय हम इसको प्रेफर करते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का आपको मेथड बताना है, जिसमें आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला ही मेथड बताना है, जिसमें कलर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन हो रहा है और कलर जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है।
देन 14th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक दैट हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फॉर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट, शो हाउ कैन दीज सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज। तो आपकी टेक्निक क्या है यहाँ पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे और वो साइज के बेसिस पे यहाँ पर आपका सेपरेट हो रहा है, ठीक है। और आपको बताना है कि वो फ्रेगमेंट्स आप विजुलाइज कैसे कर रहे हो। तो हमारी स्टेन होती है इथीडियम ब्रोमाइड नाम की, इथीडियम ब्रोमाइड नाम की स्टेन से हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यूवी रेज लगा रहे हैं जिससे हमें वो विजिबल हो जाएंगे और ऑरेंज कलर के बैंड्स जो है हमें यहाँ पर विजिबल होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये आपका सेम क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में इसमें हमने बताना है, तो ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ इज अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम मेंटेन इन अ बायोरिएक्टर एंड व्हाई। कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम आपका किसके अंदर देखने को मिलता है, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक इनलेट प्रेजेंट है जहां से आप ऐड कर रहे हो और एक आउटलेट चैम्बर प्रेजेंट है जहां से आप निकाल रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली जो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको निकालते जा रहे हैं और इनलेट चैम्बर से ऐड करते जा रहे हैं, इसलिए कॉन्टिन्यूअस कल्चर जो है वो मेंटेन हो रहा है। हाउ हैज द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर हेल्प बायोटेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी, नेम द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर, इसी के बारे में आपको बताना है। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, ये बायोरिएक्टर बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प क्यों कर रहा है, क्योंकि इनसे आपके लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है डिजायर्ड प्रोडक्ट का। इसकी वर्किंग आप पूरी एक्सप्लेन करोगे कि हम ऐड करते हैं, पीएच मीटर है यहाँ पर, टेम्परेचर के लिए प्रेजेंट है, थर्मोस्टेबल के लिए आपका टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर प्रेजेंट है, जैकेट प्रेजेंट है जो कि कूल डाउन करने में हेल्प करती हैं अगर वाटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और ब्लेड्स प्रेजेंट है जो कि आपका मिक्सिंग कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, एंड फॉर्म ब्रेकर है जो कि आपको फॉर्म, जो आपकी फॉर्म बन रही है उसके अंदर उस फॉर्म को ब्रेक करने का काम करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस का, एक्सप्लेन हाउ एन इली लिली अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूसेस इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें भी यही पूछा आपसे, इसमें भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फ्लो चार्ट बनाकर आपने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इंसुलिन की अगर हम बात करें तो हमें पता है एक चेन ए होती है, एक चेन बी होती है, ये दोनों चेन मिलकर आपकी मेच्योर इंसुलिन फॉर्म करती हैं। और अगर इसमें चेन ए, बी और सी ये तीन चेन है तो ये आपकी क्या होती है, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में होती है, यानी कि इमेच्योर फॉर्म में। तो इली लिली कंपनी ने क्या किया था, टेस्ट ट्यूब के अंदर सेपरेटली चेन ए सिंथेसाइज कर लिया आपकी, ठीक है, चेन ए की जीन का इस्तेमाल करके चेन ए और चेन बी की जीन का इस्तेमाल करके चेन बी सिंथेसाइज कर ली। फिर इन दोनों चेन्स को एक कॉमन टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स जो है वो ऐड कर दी। डाइसल्फाइड बॉन्डिंग ऐड करने की वजह से ए चेन और बी चेन के बीच में सल्फर बॉन्डिंग्स हो गई, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स जो है यहाँ बन गई और ये हमारा मेच्योर इंसुलिन जो है ये फॉर्म हो गया था। तो ये पूरा इंसुलिन का प्रोसेस आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन इन बायो डेवलपिंग रेजिस्टेंस इन टबैको प्लांट अगेंस्ट नीमाटोड मेलोइडिजिन इनकोग्नेशिया, नेम द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो हम यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होगा, आपका जो एमआरएनए है उसकी साइलेंसिंग कराएंगे, कैसे, डीएसआरएनए बनाकर। एमआरएनए से हम क्या बनाएंगे, डीएसआरएनए बना देंगे। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब बन जाएगा तो आपका प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा,